हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉप स्कॉलर्स। आज हम लोग आईसीएससी क्लास 10th के चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। The definition of refractive index of a medium is in the form of, इसके ऑप्शन है A, the ratio of the angle of incidence to the angle of refraction, B, the ratio of the speed of light in air to the speed of light in that medium, C, the product of speed of light in vacuum and that in the medium, and D, refractive index of the medium is basically the ratio of speed of light in vacuum divided by speed of light in a medium. Okay, तो अगर इसके फॉर्मूले को मैं लिखूं, म्यू इज बेसिकली सी बाई वी, लेकिन यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वही स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं स्पीड ऑफ लाइट, तुम वैक्यूम बोलो या एयर बोलो, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। यह हमें क्या देगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम देगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन क्लियर है? हमारा बी वाला ऑप्शन क्लियर करेक्ट है। ओके, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास at an angle of incidence of 45 degree. Which of the following statements is correct? A, the ray bends away from the normal. B, the ray stays undeviated. C, the ray bends towards the normal. And D, the ray gets reflected back into the air. तो यहां पे हमको दिया है कि लाइट कहां से कहां जा रहा है? लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है और उसका इंसिडेंस एंगल जो है वो 45 डिग्री है। और क्योंकि एयर से ग्लास में जा रहा है, मतलब ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रहा है, दैट मींस कहां पे बेंड होगा? इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ओके, तो चेक करते कौन से ऑप्शन में टुवर्ड द नॉर्मल बेंडिंग दिया है। तो यहां पे देखते द रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नहीं होगा। द रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी एमसीक्यू है 1 मार्क्स का। यहां पे क्या दिया है? अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑन अ ग्लास स्लैब, द लोकस ऑफ द रे थ्रू द स्लैब इज डिस्प्लेस्ड बिलो। तो यहां पे हमको डायग्राम दिया है, आप देख सकते हैं कि ग्लास स्लैब पे हमारा एयर से लाइट का रे इंसिडेंट हुआ और वो पास ऑन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटली डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है और एंगल ऑफ इमर्जेंस ई है। ठीक है, तो हमको पहले से पता होना चाहिए कि बेसिकली जो आई और ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये दोनों एयर से ग्लास या ग्लास से एयर में जाने के टाइम पे बन रहा है, तो दोनों एंगल बेसिकली क्या होता है? सेम ही होता है। तो यहां में मैं बोलूंगा आई और ई बराबर है। और जब भी लाइट एयर से ग्लास में जा रहा था तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, एंड बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो मतलब वो कहां बेंड होगा? टुवर्ड द नॉर्मल, और उसका एंगल कम होगा, मतलब आर का वैल्यू आई से कम है। ओके, आई और ई क्या है? बिकॉज ये दोनों जो एंगल है वो सेम मीडियम में बन रहा है। आई इंसिडेंट एंगल है कौन सी मीडियम में? एयर में, जब भी लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है। और ई इमर्जेंट एंगल है, वो भी एयर में बन रहा है जब लाइट ग्लास से एयर में जा रहा है। बिकॉज दिस टू एंगल आर मेकिंग इन द सेम मीडियम, तो मतलब दोनों भी क्या होंगे? सेम ही होंगे। तो यहाँ पे इनके कॉम्बिनेशन से एक बार देखते हैं मल्टीपल ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैचअप कर रहा है। तो आई इज इक्वल टू ई है और आई इज ग्रेटर देन आर, तो एक बार चेक करते हैं आई इज ग्रेटर देन आर और आई इज इक्वल टू ई, ये हमारे सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी एमसीक्यू है 1 मार्क्स का, रीड करते हैं। इफ इन केस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास रिलेटेड टू एयर इज 1.5, तो ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, तो एक बार इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। इसके हमको ऑप्शन भी ए, बी एंड सी एंड डी दिए, एक बार रीड कर लेते हैं चारों ऑप्शन को। ए 4.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड डी 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक बार निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एयर से ग्लास में लाइट जा रहा है,
तो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर, और हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो अगर म्यू जी ऊपर होगा तो स्पीड एयर में आ जाएगा और स्पीड ग्लास में आ जाएगा, हमने उल्टा लिख दिया। ए म्यू जी मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना दिया 1.5। ओके, वी एयर में स्पीड हमको पता है लाइट की स्पीड वैक्यूम के बराबर होती है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और वी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो कि हमको निकालना है। ओके, तो यहां पे अगर मेरे को वीजी निकालना है, इट विल बी लाइक 3 × 10⁸ डिवाइड करेंगे 1.5। अब 1.5 के टूजा में जाएगा 3, सो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी एमसीक्यू 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे असर्शन रीजन के टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है। असर्शन क्या दिया है, व्हेन अ लाइट रे ट्रैवर्स फ्रॉम वाटर इनटू एयर इट बेंड्स इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमको पता है असर्शन सही है, जब भी लाइट वाटर से एयर में जाएगा उस केस में वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है और वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है। ओके, रीजन देखते, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज लेस इफ वी कंपेयर इट टू दैट इन द वाटर। तो यहां पे हमको दिया है कि एयर में लाइट की स्पीड कम है, लेकिन हमको ऑलरेडी पता है एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, तो बेसिकली रीजन गलत है बट असर्शन हमारा करेक्ट है। एक बार ऑप्शंस देखते हैं कहां पे ऐसा दिया गया है। हमको ए ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट है, और रीजन इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन। ऑप्शन बी में दिया है बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, और सी में दिया है असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट या फॉल्स। हमको ऑलरेडी पता है सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, हमको पता है कि असर्शन इज राइट और रीजन हमारा इनकरेक्ट है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क्स की, क्या दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे एट द टाइम व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम रेयरर टू अ डेंसर मीडियम, हमको पता है जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है कहां बेंड होगा, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगा। सो इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ए ऑप्शन, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बी ऑप्शन, इट ट्रैवर्स विदाउट डेविएशन, सी ऑप्शन, एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक। हमने अभी भी डिस्कस किया कि जब भी लाइट रे कहां से कहां जाएगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है, इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है 1 मार्क का, एक बार रीड करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्टेड रे इज करेक्ट। ओके, सो रिफ्रैक्टेड रे के रिगार्डिंग कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट है वो एक बार चेकआउट करना है। ए, इट इज लोकेटेड इन अ वेरिड प्लेन फ्रॉम इंसिडेंट रे। बी, इट इज लोकेटेड इन द सेम प्लेन as the incident ray. C, it is located perpendicular to the plane of incident. It does not rely on refractive index. याद रखना, अगर एक डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूं, याद रखना जब भी रिफ्रैक्शन होता है, जो इंसिडेंट रे है आफ्टर द रिफ्रैक्शन, जब रिफ्रैक्टेड रे बनेगा अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। लेकिन याद रखना ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दिस कम्स अंडर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉ के अंदर ये पॉइंट है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री शुड लाई इन द सेम प्लेन। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं, मान लो ये जो पेन है वो डाउनवर्ड ऐसे आ रहा है। ओके, ये हमारा मीडियम की बाउंड्री है, तो जब ये मीडियम की बाउंड्री पे कोइंसाइड करेगा तो अपना डायरेक्शन ये चेंज करेगा, लेकिन ये बेंड करेगा, ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट बेंड करेगा, ये बेंड भी करेगा तो भी सेम प्लेन में एक्ट होगा। इट इज लाइक इट इज कमिंग विथ सम एंगल बट आफ्टर द रिफ्रैक्शन में बेंड हुआ, लेकिन वो होगा सेम प्लेन के अंदर। ओके, ऐसा नहीं कि ऐसे आया और यहां पे चला गया, ऐसे आया या यहां पे चला गया, तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अगर वर्टिकली आ रहा है तो यहां से या तो और शार्प होगा या तो कम डेविएशन के साथ ऐसे निकल जाएगा, बट ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, ये दोनों ही वे में वो लेफ्ट राइट डेविएशन नहीं करेगा। जो भी इंसिडेंट रे है, जो भी नॉर्मल है और जो रिफ्रैक्टेड रे होने वाला है, ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, एक बार रीड करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। The refractive index of diamond is 2.42. This fact depicts that, ये जो फैक्ट है कि refractive index of the diamond is 2.42, ये किन चीजों के बारे में हमको बता रहा है। A, the light moves 2.42 times faster in diamond compared to in air. B, light travels 2.42 times slower in diamond compared to air.
सी द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। डी लाइट डज नॉट रिफ्रैक्ट इन डायमंड। एक बार लिखते हैं कि जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये क्या होता है, म्यू डायमंड अपॉन म्यू एयर। हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो म्यू डी की जगह मैं वीए लिखूंगा और नीचे लिखूंगा वी डी लिखूंगा। तो मेरा फॉर्मूला यहाँ पे अगर मैं कंबाइन करूं, ए म्यू डी इज इक्वल टू वी अपॉन वी डी। अच्छा, ए म्यू डी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर 2.42 हमको गिवन है, और यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे क्या होगा, वी ए डिवाइडेड बाय वी डी। तो यहाँ पे अगर तुम वी डी निकालने का ट्राई करो, वी डी क्या होगा, वी ए अपॉन 2.42। इसका मतलब क्या कि एयर के कंपैरिजन में डायमंड में जो लाइट की स्पीड है वो 2.42 टाइम कम है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया है कि लाइट ट्रेवल्स 2.42 टाइम्स स्लोअर इन डायमंड कंपेयर टू एयर, जो कि ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है 1 मार्क का। ओके, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, तो कॉलम ए में क्या दिया है, 1 रिफ्रैक्शन, 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस, 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 4 नॉर्मल। कॉलम बी में क्या दिया है, बेंडिंग ऑफ लाइट एट बाउंड्री, बी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, सी रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट, डी परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, यहां पे हमको मल्टीपल ऑप्शंस भी दिए हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में, ए बी सी एंड डी। एक बार हम लोग ट्राई करते हैं इसको कनेक्ट करने का। तो फर्स्ट क्या है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है एक बार देखते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट एट बाउंड्री। जब भी लाइट किसी भी दो मीडियम की बाउंड्री में पड़ेगा तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, वो बेंड होगा, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा या टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगा, इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो 1 का ए हो गया। 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल। तो एक बार चेक करते कौन सा ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, तो 2 का बी हो जाएगा। सी, उसके बाद थर्ड है, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये दो मीडियम में जिसमें लाइट की स्पीड अलग अलग है, उनकी लाइट की स्पीड के रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या दिया, रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट, जो कि सी हमारा करेक्ट है। फोर्थ, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो सरफेस पे जहां पे लाइट इंसिडेंट हुई उस पॉइंट के नॉर्मल, और सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन पास होगी उसी को हम परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, तो 4 का हमारा डी हो गया। तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी एंड 4 का डी, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी मैच द फॉलोइंग मार्क 1 का क्वेश्चन है। तो एक बार देखते हैं। तो यहां पे कॉलम ए में दिया है ग्लास स्लैब, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, इमर्जेंट रे। कॉलम बी में दिया है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, रे बेंड्स इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्मल, रे बेंड्स अवे इन द डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्मल एंड पैरेलल टू इंसिडेंट रे। एक एक बार यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारे 4 ऑप्शन जो है वो जो भी कॉम्बिनेशन में दिए उनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, तो 1 का हमको पता है ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या करता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट करता है, मतलब ग्लास स्लैब पे अगर लाइट की रे इंसिडेंट हुई, ओके, तो वहां पे जब भी ग्लास स्लैब से बाहर मिलेगा तो उसके ओरिजिनल पाथ से लैटरल डिस्प्लेसमेंट करेगा और वो पैरेलल ही होगा इंसिडेंट रे के ओरिजिनल डायरेक्शन से, बट शिफ्ट हो जाएगा लैटरली। ओके, तो 1 का ए हो गया। 2 का देखते हैं, एयर टू ग्लास। जब भी लाइट एयर से ग्लास में जाएगा, बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ओके, तो नॉर्मल के साइड में बेंड होगा, तो रे बेंड्स इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब 2 का बी हो जाएगा। 3, ग्लास टू एयर। तो जब भी लाइट ग्लास से एयर में जा रहा है, मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जा रहा है, इट विल ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, सी। 4th क्या है, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे क्या होता है कि हमको पता है कि जब भी ग्लास स्लैब पे लाइट का रे इंसिडेंट करेगा, उसके बाद रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद जब वो बाहर निकलेगा तो इमर्जेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, बट उसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। हम ग्लास स्लैब का जो डायग्राम है उसको एक बार देख सकते हैं। ओके, तो 4th का डी हो जाएगा। तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी एंड 4 का डी, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए आते हैं। एक बार देखते हैं इनको। ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम to show the diffraction of light through a rectangular glass slab
इंडिकेटिंग द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे एंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ग्लास का स्लैब है, इस पे इंसिडेंट रे पड़ रहा है, तो जहां पे इंसिडेंट रे पड़ेगा नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल बनेगा। अब क्योंकि वो एयर से ग्लास में जा रहा है तो ऑप्टिकली रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं कि जो भी रिफ्रैक्टेड रे है वो किधर पे बेंड हुआ, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हुआ, और उसका आर जो है वो आई से कम है या आई वन से कम है। आई वन इंसिडेंट एंगल था और जो आर है वो रिफ्रैक्टेड एंगल है। ओके, अब वहां पे जब हम देखते हैं कि वो रे आगे जाएगा और जब भी अगेन ग्लास एयर के इंटरफेस में पड़ेगा तो वापस एक इंसिडेंस करने वाला है। ओके, और वापस से जो इंसिडेंट करेगा वहां पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को यहाँ पे I2 के फॉर्म में डिनोट किया गया है, जो कि कई कई बुक में R2 के भी फॉर्म में होता है। ओके, तो ये जब पड़ेगा तो हमको पता है क्योंकि ये ग्लास से एयर में जा रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये डायग्राम के हिसाब से अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बेंड हो गया। ओके, तो ये हमारा इमर्जेंट रे बन गया। और आप देख सकते हो कि इंसिडेंट रे, याद रखना ये जो आर है, आर वाला एंगल, और ये जो I2 एंगल है, दोनों एंगल का वैल्यू सेम ही होता है। आप देख सकते हो ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, बिकॉज दोनों नॉर्मल से ये पास होने वाली लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल सेम ही होते हैं। मतलब अगर कोई रे क्लॉकवाइज पहले बेंड हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज बाद में सेम एंगल से बेंड होता है, सो दैट नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बिकम जीरो। तो कोई एंगल में शिफ्ट नहीं हो रहा है, उसके लैटरल शिफ्टिंग हो रही है, वो दोनों पैरेलल है, उनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा जिसको लैटरल शिफ्ट हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स के लिए आता है। अ रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर मीडियम इज 45। तो यहाँ पे एयर में जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना दिया है, 45 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम वाटर इज 30 डिग्री। और वाटर में जो रिफ्रैक्शन का एंगल है वो 30 डिग्री है, आर इज बेसिकली 30 डिग्री। हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये बेसिकली क्या होता है, हमको पता है कि म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए के बराबर है, और ये बेसिकली क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, जो कि स्नेल्स लॉ में हम पढ़ते हैं। ओके, तो ये क्या आएगा, साइन आई इज बेसिकली हाउ मच, 45 डिग्री, और साइन आर, आर कितना है, 30 डिग्री। ओके, तो ए म्यू डब्ल्यू मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, साइन 45 क्या होता है, 1/√2, और साइन 30 क्या होता है, 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/√2 नीचे आएगा और 2 ऊपर जाएगा। 2 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, √2 इंटू √2, और नीचे क्या है, √2। एक √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 तुम्हारा आंसर है, जो कि क्या आता है, √2 1.414 ये हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये ए म्यू डब्ल्यू का वैल्यू 1.414, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.414 करके आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन केस स्टडी का क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स के लिए आता है। एक बार रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। अ स्टूडेंट नोटिसेस अ पेंसिल पार्टली इंसर्टेड इन वाटर, द पेंसिल सीम्स बेंड एट द वाटर सरफेस। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस में मल्टीपल अलग अलग भी क्वेश्चन है, पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन है, तो एक एक करके इनको आंसर करते हैं। ए, गिव द नेम ऑफ द फिनोमेना विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। तो अगर मैं पेंसिल को ऐसे रखता हूं कि पेंसिल का कुछ पार्ट पानी के बाहर है और पेंसिल का कुछ पार्ट पानी के अंदर है, तो यहां पे क्या हो रहा है, मीडियम में चेंजेस आ रहा है। सम पार्ट ऑफ पेंसिल से जो लाइट निकलेगी वो एयर से ट्रैवल करेगी, और सम पार्ट ऑफ पेंसिल जो पानी के अंदर है वहां से लाइट पहले वाटर को क्रॉस करेगी फिर एयर को क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना है, जिसकी वजह से हमको अपीयर हो रहा है कि जहां पे हमारा बाउंड्री होता है दोनों मीडियम का, वहां पे पेंसिल का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रोकन है या टूटा हुआ है। ओके, तो ये ए का रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द बेंड अपीयरेंस। Give the name the phenomena which is responsible for this effect. What is the reason behind the bend appearance? ये B वाला पार्ट है। C, illustrate a label diagram displaying this effect. तो B और C को साथ में एक डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। What is the way the appearance would vary if in case the pencil is inserted in a liquid with high refractive index compared to water? तो D वाले पार्ट को बाद में करते हैं, पहले B और C के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे एक डायग्राम हमको ड्रॉ किया गया है कि ये पेंसिल है,
ठीक है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पेंसिल वाज लाइक दिस, ठीक है, स्ट्रेट। लेकिन हमको पता है कि वाटर के अंदर अपरेंट डेप्थ कम होता है एक्चुअली डेप्थ के कंपैरिजन में, रियल डेप्थ के कंपैरिजन में अपरेंट डेप्थ एनीथिंग इनसाइड द वाटर इज लेस। तो हमारे पेंसिल का जो बाहर का पार्ट था जैसा था वैसे रहेगा, लेकिन पेंसिल का जो अंदर का पार्ट है, एवरी पॉइंट का जो डेप्थ है और जो हमको अपीयर होगा, अपीयर वाला पॉइंट हमेशा ऊपर होगा उसके एक्चुअल डेप्थ से। तो एक्चुअली हमारे पेंसिल का जो बॉटम पॉइंट है वो ओ है, लेकिन ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो आई पे रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जब भी वाटर से एयर में लाइट आता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है। तो आप रे डायग्राम देख सकते हो, ओ से निकलने वाली लाइन अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई, तो ऐसा अपीयरेंस दे रही है कि ओ कहां पे, आई वाले पॉइंट पे, तो उसका अपरेंट डेप्थ कम हो गया। अगर ओ आई वाले पॉइंट पे, तो एवरी पॉइंट ऐसे ही होगा ना, यहाँ का एक पॉइंट है, अगर मैं इसको एल बोलूं तो यहाँ पे दिखेगा एल डैश, यहाँ पे अगर एम बोलूं तो एम दिखेगा यहाँ पे एम डैश। तो लिटरली एवरी पॉइंट जो पेंसिल का पानी के अंदर था वो सब ऊपर ऊपर अपीयरेंस के फॉर्म में शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमको ऐसा लगेगा कि वो सब ऊपर है, और वो पॉइंट ऑफ जहां पे हमारे एयर और वाटर का बाउंड्री है उसके नीचे जो पेंसिल का स्ट्रक्चर है वो ब्रोकन दिखाई देगा हमको। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। ओके, तो बी एंड सी हमारा हो गया। और एक बार डी वाले पार्ट को देखते हैं। डी वाले पार्ट में क्या पूछा हमको, व्हाट इज द वे the appearance would vary if in case the pencil is inserted in a liquid with higher refractive index compared to water। तो अगर वाटर के कंपैरिजन में कोई दूसरा लिक्विड यूज हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, याद रखना अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो अपरेंट डेप्थ और कम आएगा, बिकॉज अपरेंट डेप्थ जो होता है वो रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है। अब रियल डेप्थ जो है वो है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इफ वी आर चेंजिंग द लिक्विड एंड इंसर्टिंग द लिक्विड विच हैज मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अगर म्यू बढ़ेगा तो अपरेंट डेप्थ क्या होगा, कम होगा। मतलब ओ पॉइंट आई पे नहीं आएगा, आई के भी ऊपर आएगा, मतलब वो पेंसिल तुमको ज्यादा ब्रोकन दिखाई देगा एज कंपेयर टू दिस सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स के लिए आता है। चलो देखते हैं इसे। आर्टिकुलेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन विथ एन एक्सप्लेनेशन। तो हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेनेशन के साथ में बताना है। ओके, अब यहाँ पे याद रखना रिफ्रैक्शन को पहले समझ लेते हैं, बाद में उनके लॉस को हम समझते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेनेवर लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जहां पे लाइट की स्पीड डिफरेंट होगी, देयर विल बी द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता है जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा जहां पे उसकी स्पीड अलग है, इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए 2 लॉज है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लॉ लिखूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल 3 लाइज इन द सेम प्लेन। तो इसका हम अगर लिखेंगे तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in the same plane। तो ये तीनों सेम ही प्लेन में होते हैं एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस, ओके। तो अगर मुझे इसका एक डायग्राम ड्रॉ करना है मैं कर सकता हूं। मान लो ये ग्लास है, एक मटेरियल है, ये हमारा नॉर्मल है, और लाइट एक साइड से दूसरे साइड में जा रहा है, और अगर वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा, यहां पे हम बोलते हैं रेयरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। तो रेयरर से डेंसर में जाएगा टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होता है। तो यहां पे आप देख सकते हो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। और जो हमारा सेकेंड लॉ है वो बेसिकली स्नेल्स लॉ होता है। अब स्नेल्स लॉ क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल शुड बी अ कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, तो एक बार इसके स्टेटमेंट को हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल to the sine of refracting angle is a constant
which is the refractive index of second medium with respect to फर्स्ट मीडियम। तो ये हमारा सेकेंड लॉ हो गया। यहां पे इसे लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट क्या होता है n/1, मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, तो अगर इसका डायग्राम हमको ड्रॉ करना है तो प्रीवियस डायग्राम में ही हम लिख सकते हैं कि रेयरर मीडियम मान लो n1 है और डेंसर मीडियम हमारा n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। पहले एंगल I बन रहा है, बाद में एंगल R बन रहा है। तो ये भी एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए आता है। एक बार रीड करता हूं इसको। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम water with respect to medium air is 1.33 and that of glass with respect to air is 1.5. Calculate the refractive index of medium glass with respect to medium water. Okay, तो एक बार इसको करने का ट्राई करते हैं हम लोग। सबसे पहले वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दिया है। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, वो कितना दिया हमको 1.33। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वो कितना दिया 1.5। इसके बाद हमें पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास का वाटर से निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। अगर मैं इनको भी रेशियो के फॉर्म में लिखूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास डिवाइड करोगे रिफ्रैक्टिव एयर, और यहाँ पे वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दिया। ओके, दोनों केस में तुम जैसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, ओके, सिमिलरली सेम नंबर से मैंने सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से दोनों केस में मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, तो म्यू जी अपॉन म्यू ए ये क्या होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द म्यू जी अपॉन म्यू ए क्या होगा, म्यू जी अपॉन म्यू ए, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर जो कि 1.5 दिया है। उसके बाद म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए ये क्या होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पे अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1.5 है एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.33 है, तो अगर इनको मैं डिवाइड करने का ट्राई करूं तो ये हो जाएगा 150, 100 से मल्टीप्लाई 133, तो 150 डिवाइड करेंगे 133 से, तो हमको जो रेशियो मिलेगा, यहाँ पे डिवीजन हम साइड में कर सकते हैं। 150 डिवाइड करेंगे 133 से, 1 से जाएगा 133, कितना आएगा 17, डेसिमल लगा दिया 10 हो जाएगा, अगेन 1 से जाएगा 133, ठीक है, तो ये कितना आएगा, आई थिंक 37 आ जाएगा। ओके, डेसिमल लगाया है ऑलरेडी, एक 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 में जाएगा, 133 2 266। ओके, तो ये हमने को कितना मिलेगा 104 मिलेगा, डेसिमल लगा 1000 हो जाएगा। ओके, तो 1000 8 ऑलमोस्ट 7 में जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 8 में मैं बोल देता हूं कि जो भी हमारा आंसर आएगा 1.128 के ऑलमोस्ट पास आएगा। ओके, तो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स के लिए आता है। एक बार इसको रीड करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है यूजिंग अ लेबल डायग्राम गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास स्लैब। तो आपको अगर ये डायग्राम दिखता रहेगा तो रिवर्सिबिलिटी का जो फिनोमेना है, इसका मतलब क्या, अगर इंसिडेंट रे किसी ग्लास के सरफेस पे पड़ रहा है तो वहां पे वो अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करता नहीं है, वो रिफ्रैक्शन के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करता है और बाद में जब अगेन रिफ्रैक्शन करता है ग्लास स्लैब से एयर में निकलते समय अगेन अपना डायरेक्शन चेंज करता है। लेकिन अगर मैं इमर्जेंट रे को इंसिडेंट रे बना दूं तो इंसिडेंट रे भी इमर्जेंट रे बन जाएगा, मतलब वो सेम पाथ को फॉलो करेगा। आप अगर डायग्राम देख सकते हो तो सबसे पहले एयर से ग्लास में जा रहा है, ठीक है, तो कैसे बेंड होगा, हमको पता है टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगा, तो इट विल फॉलो दिस पाथ। ओके, बाद में जब वो ग्लास से एयर में निकलेगा तो बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये वाले पाथ से गया। लेकिन अगर मैंने जहां पे हमारा इमर्जेंट रे उसी पाथ पे इंसिडेंट रे लेके आया, ठीक है, तो उसी पाथ पे इंसिडेंट रे लेके आया तो वो एयर से क्योंकि ग्लास में जा रहा है इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल अलोंग द सेम लाइन। ओके, तो सेम लाइन पे नॉर्मल के अलोंग बेंड हुआ और बाद में जब वो ग्लास से अगेन एयर पे बाहर निकलेगा तो वो सेम इंसिडेंट रे के अलोंग बाहर निकलेगा। ओके, तो इट विल फॉलो द सेम इंसिडेंट रे और वहां से बाहर निकलेगा। इसी को बोलेंगे हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मतलब इंसिडेंट
के बाद रिफ्रैक्टेड, फिर इमर्जेंट आया। अगर इमर्जेंट इंसिडेंट हो जाए तो हमारा इंसिडेंट इमर्जेंट हो जाता है, सेम पाथ को फॉलो करेगा, बशर्ते यहां पे कंडीशन होना चाहिए कि जो भी हमारे सरफेसेस है वो सेम होने चाहिए और जो मीडियम के कॉम्बिनेशन है वो भी सेम होने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हो टॉप स्कॉलर चैनल को।